वेलकम चिल्ड्रन। आज हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन सेकंड क्लास 10th का साइंस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। खंड ए या सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन का नाम और संरचना बताइए जिसे केवल एक कार्बन द्वारा बनाया जा सकता है। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है बच्चों? मीथेन। और संरचना क्या है? सी की बाहरी कक्षा में, कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चारों इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये इसकी संरचना बनी है। इसी का बी पार्ट है। सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी यौगिकों में कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन परमाणुओं की आवश्यकता होती है? तो बच्चों, कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। जब डबल बॉन्ड बनती है तो एक कार्बन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, वो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतुष्ट किए जाते हैं। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 4 हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि दो कार्बन परमाणु हैं और प्रत्येक को कितने चाहिए? 2 हाइड्रोजन परमाणु। सेकंड का आंसर 2 हाइड्रोजन परमाणु आएगा, क्योंकि कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए गए हैं और प्रत्येक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 1 इलेक्ट्रॉन। 3 शेयर हो गए, 1 बचा, तो 1 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। तो कुल कितने हाइड्रोजन परमाणु हो गए दोनों के मिलाकर? 2 हाइड्रोजन परमाणु। क्वेश्चन नंबर 2, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को उनके समान गुणों के आधार पर एक ही समूह में रखा गया है। उनके गुणों में क्या समानता है? एक समूह में क्यों रखा गया है? और ये सभी तत्व आवर्त सारणी के किस समूह के हैं? समूह का नंबर बताना है और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के गुणों में समानता बतानी है। तो तीनों में क्या समानता है बच्चों? पहला, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों धातुएं हैं। नंबर 2, सभी की सबसे भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके रासायनिक गुण समान हैं। अगर इनकी भारी कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। तीनों धातुएं बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाती हैं। क्या करती हैं? 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती हैं, निकाल देती हैं और तीनों एक पॉजिटिव आयन या धन आयन बनाती है। इनकी संयोजकता, तीनों की संयोजकता 1 है और संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो भी 1 है। इन्हें किस समूह में रखा गया है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों धातुओं को आवर्त सारणी के पहले समूह में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ओजोन एक जहरीली गैस है, लेकिन फिर भी यह एक अति आवश्यक कार्य करती है। कैसे? तो वो कौन सा कार्य है जो ओजोन गैस द्वारा किया जाता है? ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है और पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पराबैंगनी किरणें हमारे लिए हानिकारक होती हैं, तो ये ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इस तरह ये रोकती है और पृथ्वी को सुरक्षित रखती है। बी आपसे पूछा गया है, ओजोन परत के अपक्षय से होने वाले हानिकारक प्रभाव लिखिए। अपक्षय का क्या मतलब होता है? अपक्षय का मतलब होता है ओजोन परत में छेद होना या उसका बहुत पतला हो जाना, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो पराबैंगनी विकिरण मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करता है। अगर पराबैंगनी किरणों को ये नहीं रोकेगी तो पराबैंगनी किरणें क्या हमारे लिए नुकसानदायक हैं? ये त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती हैं। इसी का या और वाला क्वेश्चन था। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं में 2 अंतर लिखिए। जैव निम्नीकरणीय कौन से होते हैं? जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा, कौन से सूक्ष्म जीव? जैसे कवक और जीवाणु। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला दिए जाते हैं उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। और जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते और लंबे समय तक मिट्टी में बने रहते हैं उन्हें हम अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपघटित होकर मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, अर्थात मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ लंबे समय तक अगर मिट्टी में पड़े रहेंगे तो वो मृदा प्रदूषण करते हैं, मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। एग्जाम्पल क्या हैं? कागज, फल, सब्जियां के छिलके, पादप अवशेष आदि ये सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। प्लास्टिक, कांच और धातुएं आदि ये सभी अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, इनका अपघटन नहीं होता।
क्वेश्चन नंबर 4, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर उसकी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाना था। अगर हम किसी तांबे के तार को किसी सिलेंडर पर लपेटते हैं, लपेटने के बाद वो किस में बदल जाता है? परिनालिका में बदल जाता है। अगर इसको हम बैटरी से जोड़ दें और विद्युत धारा प्रवाहित करें तो ये चुंबक की भांति कार्य करता है, जिसे हम परिनालिका कहते हैं। अगर ये चुंबक की भांति कार्य करता है तो इसमें जब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो ठीक वैसे ही खींची जाएंगी जैसे चुंबक में हम खींचते हैं। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, जबकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है? नॉर्थ से साउथ। बाहर की ओर नॉर्थ से साउथ दिखानी है आपको, और परिनालिका के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हुई दिखानी है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। क्वेश्चन और इसी का या क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसी धारावाही परिनालिका के अंदर किस प्रकार का कोर लगाया जाना चाहिए और क्यों? अगर हमें विद्युत चुंबक बनाना है तो हमें विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाया जाता है, क्योंकि उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत होती है और जिस कारण वह आसानी से चुंबकित हो जाता है। तो हमें नर्म लोहे का कोर परिनालिका के भीतर रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत चुंबक बना लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? तो बच्चों, जो ज़्यादा जीवों में पाया जाता है उसकी उत्पत्ति पहले हुई होगी। लक्षण बी जो समष्टि 60% जीवों में पाई जाती है, समष्टि यानी क्या होता है? समष्टि यानी जाति होता है। तो लक्षण बी जो समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है पहले उत्पन्न हुआ होगा, जबकि लक्षण ए जो 10% सदस्यों में पाया जाता है बाद में उत्पन्न हुआ होगा। क्वेश्चन और ये या क्वेश्चन है इसका, मानव में नवजात शिशु के लिंग का आनुवंशिक रूप कैसे निर्धारित होता है? आपको नवजात शिशु के लिंग निर्धारण करके बताना है। तो नर के जो गुणसूत्र या युग्मक हैं वो XY हैं, यानी 2 तरह के होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, और मादा में दोनों गुणसूत्र समान होते हैं, XX। जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो हमें किस प्रकार नर और मादा प्राप्त होते हैं? 50% मादा बच्चे अगर नवजात शिशु में XX क्रोमोसोम आते हैं तो कौन सा नवजात शिशु बनेगा? वो मादा होगा, और अगर XY आता है तो वो नर होगा। तो इनकी संभावना कितनी है? 50%। अगर आपको ये क्रॉस समझ में ना आए तो बच्चों बॉक्स बनाकर भी आप ये काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स में 4 बॉक्स बनाएंगे, छोटे छोटे 4 खाने। एक तरफ आप मादा का लिख दीजिए, मादा का होता है गुणसूत्र आपके युग्मक XX, और यहाँ पे आप नर का लिख दीजिए। नर के क्या हैं? X और Y। अब हर बॉक्स को भरने के लिए हमें ऊपर वाला लेना है और साइड से इधर वाला लेना है। तो इसमें कौन सा आएगा? XX। इसमें ये वाला ऊपर आएगा और ये वाला साइड से आएगा XX। अब ये वाला इसमें ऊपर से X और यहाँ से ये X है और यहाँ से Y आ गया। यहाँ से ऊपर से कौन सा आया? ऊपर से X आया और साइड से Y आ गया। तो यहाँ पर भी आप देखिए 50% XY हैं, आधे XY हैं और आधे XX हैं। तो XX जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मादा। और XY जो होते हैं वो कौन से होते हैं? नर, यानी मेल और फीमेल। यानी 50% क्या बनने की संभावना है? 50% लड़की और 50% लड़का होने की संभावना है। ये आप क्रॉस भी बना सकते हैं। हर एक्स से आपको 2 बार क्रॉस कराना है, इस एक्स का इससे भी और इससे भी। इसी तरह दूसरे y का भी आपको दोनों से कराना है, पहले एक एक्स से और दूसरा फिर दूसरे एक्स से। इसको जो भी आपको आसान पड़ता है आप उसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, मानव मादा जनन तंत्र में युग्मनज कहाँ प्रत्यारोपित होता है? तो युग्मनज कहाँ प्रत्यारोपित होता है? युग्मनज क्या होता है बच्चों?
जो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से बनने वाली पहली कोशिका को हम युग्मनज कहते हैं और युग्मनज गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित होता है। बी पार्ट, विकसित होता भ्रूण पोषण का ग्रहण और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कैसे करता है। तो जो मादा के गर्भ में भ्रूण विकसित होता है जिससे शिशु का निर्माण होता है, वो पोषण कैसे प्राप्त करता है और अपशिष्ट पदार्थों का निपटान कैसे करता है। विकसित होता भ्रूण माँ के रक्त से ग्लूकोज और ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ये इसका पोषण है। और भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान प्लेसेंटा द्वारा किया जाता है। ये गर्भाशय के अंदर एक संरचना है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा के द्वारा होता है दोनों काम। प्लेसेंटा से ही उसे पोषण प्राप्त होता है। जो माँ के रक्त से ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्लेसेंटा में आता है, प्लेसेंटा से भ्रूण को चला जाता है और भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ भी, उसका निपटान भी प्लेसेंटा द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करता है। बीजाणुओं के अंकुरण और वृद्धि के लिए किसी एक अनुकूल परिस्थिति को लिखिए। किस परिस्थिति में ये बीजाणुओं का अंकुरण होता है और वृद्धि होती है। तो बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करने वाले जीव कौन से हैं? कवक या फफूंदी जिनको हम कहते हैं या फंजाई कहते हैं। कवक वो सभी बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करते हैं। और बीजाणुओं के अंकुरण की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थिति कौन सी है? सबसे उपयुक्त परिस्थिति होती है नमी और उपयुक्त तापक्रम। जब उन्हें नमी मिलती है और उपयुक्त तापक्रम मिलता है तो ये बीजाणु अंकुरित होकर वृद्धि करने लगते हैं। इसका बी पार्ट क्या होता है? यदि कलिका सहित ब्रायोफिलम का एक पत्ता जमीन पर गिर जाए। बच्चों, ब्रायोफिलम वो प्लांट है जिसकी पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है और उसमें छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं। तो नए पौधे का जन्म होगा क्योंकि ब्रायोफिलम की पत्तियों पर कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। तो ये पत्ता अगर ब्रायोफिलम का जिसमें कलिका है अगर ज़मीन पर गिर जाता है तो एक नए पौधे में विकसित हो जाता है। अब हम सेक्शन बी करेंगे। एक इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग की रेटिंग 220 वोल्ट और 110 वॉट है। आपके अनुसार इसका प्रतिरोध क्या होगा? क्या निकालना है बच्चों? प्रतिरोध निकालना है। यदि इस हॉट वाटर बैग को 4 मिनट के लिए विद्युत धारा की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो ये कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ये कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो आपको दो चीज़ें निकालनी है, ऊष्मा कितनी उत्पन्न करेगा और पहली चीज़ इसका प्रतिरोध क्या होगा। हमें पहले पता होना चाहिए न्यूमेरिकल में कि हमें गिवन क्या है, दिया क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ है आपको P की वैल्यू 110 वाट और विभव दिया हुआ है V बराबर 220 वोल्ट। T आपको 4 मिनट दिए हैं, मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएंगे 240 सेकेंड्स। तो ये चीज़ें हमें दी हुई हैं। फार्मूला क्या होता है I का? I बराबर P/V, क्योंकि हमें P = VI फार्मूला पता है। P क्या होती है? पावर और V क्या होता है? विभव। I क्या होती है? विद्युत धारा। मगर हमें क्या निकालनी है यहाँ पर? पहले हम विद्युत धारा निकालेंगे तब हम प्रतिरोध निकालेंगे। तो पहले हम विद्युत धारा कैसे निकालेंगे? I = P/V। P की वैल्यू 110 है और V की वैल्यू 220 है। ये आ गया, 0 0 काट दिया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। फिर 11 को और 22 को पहाड़े से काट देंगे, 1/2 आएगा। इसका मतलब 0.5 एम्पियर। ये विद्युत धारा निकाल ली। अब हम R निकालेंगे। हमें ओम्स लॉ के नियम का पता है और फॉर्मूला क्या होता है? V = IR। इस फॉर्मूले से हम R निकाल सकते हैं। तो R बराबर क्या होगा? R बराबर V/I। V की वैल्यू 220 है और इसकी I की वैल्यू आपने अभी निकाली है 0.5, तो हम इसकी वैल्यू 0.5 रख देंगे। और जब हम इसकी वैल्यू 0.5 रख देंगे तो हमारे पास ओम की या प्रतिरोध की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है? 0.5। जब नीचे वाले नंबर में पॉइंट लगा होता है तो हम पॉइंट हटाते हैं और पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं बच्चों उतने जीरो ऊपर लगाते हैं। तो ये हमने पॉइंट हटाया और यहाँ पर एक जीरो लगा दिया, तो ये हो गया 2200 और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। अब हम 2200 को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 440 ओम। ये हमने प्रतिरोध निकाल दिया। तो R की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? R बराबर आ गया 440 ओम। अब हमें क्या निकालना है? ऊष्मा कितनी उत्पन्न हुई। तो ऊष्मा का क्या सूत्र होता है बच्चों? H = I² RT। H यानी हीट,
ऊष्मा। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई की वैल्यू कितनी थी 0.5, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हम क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू 0.5 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको आई स्क्वायर आर टी रखना है, तो आई स्क्वायर रख दिया आपने 0.5 का स्क्वायर, आर 440 आपने निकाला था और टी आपने 240 सेकेंड निकाले थे। ये हमने वैल्यू पुटअप कर दी। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने ब्रैकेट खोला तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0. स्क्वायर का क्या मतलब होता है, दोनों का उसी संख्या का उसी में गुणा। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो कितना आ जाता है, 5 5 ज़ा 25, 1 2 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.25, तो 0.25 आ गया। जब 0.25 को आपको 440 और 240 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो हमने 440 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 11000, क्योंकि 0.2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए तो हम यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो ये कितना आ जाता है हमारे पास 110, 110। अब 110 को हम 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 110 को आप 240 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 26,400। ये क्या आ गया आपके जूल। तो हीट को हम किस में निकालते हैं, जूल में। तो यहाँ पर ऊष्मा कितनी उत्पन्न हुई, 26,400 जूल। इसी का और वाला क्वेश्चन है आपका, और में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पूछा है, एक घर की ऊर्जा खपत 4500 वाट आर प्रतिदिन है। प्रतिदिन कितने वाट आर खर्च होते हैं, 4500 वाट आर, और कंपनी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली की दर 3 रुपये प्रति यूनिट है। ये क्या लिखा है बच्चों, ये यूनिट लिखा हुआ है, प्रति यूनिट, यूनिट, तो प्रति यूनिट है। 10 दिनों की अवधि के लिए इस घर की में बिजली के बिल की राशि क्या होगी। आपको बिजली के बिल की राशि निकालनी है। आपको पहले क्या क्या दिया है, ऊर्जा की खपत दी हुई है। ऊर्जा की खपत कितनी हो रही है प्रतिदिन, 4500 वाट आर। तो वाट बराबर किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है, तो हम इसको किलो वाट आर में बदलेंगे, क्योंकि जो यूनिट बनती है वो यूनिट होती है किलो वाट आर। तो 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होते हैं, तो इसको हम किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। जब हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.5, नीचे 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, 3 जीरो हैं तो 1 2 3 के बाद डेसिमल आएगा, 4.5 किलोवाट आर। किलोवाट आर क्या होता है, किलोवाट आर होता है यूनिट। तो ये क्या है आपका यूनिट आ गया। अब हमने यूनिट निकाल लिए। बिजली की दर कितनी दी हुई है, दर दी है 3 रुपये प्रति यूनिट, एक यूनिट पर 3 रुपये लगती है। हमारे पास कितने यूनिट है 4.5, तो 4.5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी आ गई 13 रुपये 50 पैसे। 3 रुपये के हिसाब से एक दिन का बिजली का खर्च 13 रुपये 50 पैसे आ गया। अब 10 दिन का निकालना है, बिजली की आपूर्ति 10 दिन तक हुई, तो 10 दिन का निकालने के लिए हम एक दिन को 10 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 दिन का निकल आएगा। 13.50 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आपके कितने आ जाएंगे 135 रुपये। तो 10 दिन का कितना हो गया 135। इसी का बी पार्ट है बच्चों, 1 किलोवाट घंटे को जूल में बदलिए। तो जूल क्या होता है, जूल होता है वाट सेकेंड। तो हम 1 किलोवाट घंटे को आपको जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होते हैं और 1 घंटे बराबर 3600 सेकेंड होते हैं। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36123450, यानी 36 लाख। जब हम इसमें पॉइंट लगाएंगे बच्चों, तो पॉइंट हम कैसे लगाते हैं, पॉइंट लगाने के लिए हम इधर से गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। अगर हम 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 36 गुणा 10 की पावर 5 आएगा। अगर हम 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 36 गुणा 10 की पावर 4 आएगा। मगर हमने कितने के बाद पॉइंट लगाया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 के बाद हम पॉइंट लगा रहे हैं, यानी 6 के बाद पॉइंट लगा रहे हैं। तो 6 के बाद जब हम पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा आंसर 3.6 रह जाएगा और 10 की पावर कितनी बनेगी 6। तो यह आ गया 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
दिए गए विद्युत परिपथ में 10 ओम के 4 प्रतिरोधकों को 7.5 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है इस परिपथ के कुल प्रतिरोध का परिकलन कीजिए। प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो यहाँ पे 4 प्रतिरोध हैं बच्चों, R1, R2, R3 और R4, और कितने कितने के हैं? 10 ओम के हैं चारों। अब आपसे पूछा गया है कि इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए जहाँ से हमने पॉइंट से जोड़ा है इसको, यहाँ से इसको हम खोलेंगे। यहाँ से अगर हम इसको खोलेंगे तो देखो बच्चों, यहाँ से ये वाला पॉइंट ये रहा, ये जहाँ बैटरी बन रही है, और ये वाला पॉइंट ये रहा। तो 3 R2, R3 और R4 सीधी रेखा में आ जाएंगे। इस तार को हम यहाँ से सीधा करेंगे तो ये सीधी रेखा में आ जाएंगे। और चौथा R1 तार इनके इस तरह आएगा, ये R1 है, R1। तो R1 इनसे समांतर क्रम में जुड़ा है, जबकि R2, R3 और R4 कैसे जुड़े हुए हैं? ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो पहले हम इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और इसके साथ किस में जोड़ लेंगे? समांतर क्रम में। तो तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 + 10 + 10 30 ओम आ जाएगा। इसको हमने आरपी मान लिया। अब ये आ गया आपका श्रेणी क्रम का आंसर। अब एक जो 10 ओम का प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़ा है। तो अगर हम इसको आर क्यू मान लें तो आर क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1/R क्यू समांतर क्रम में जोड़ देंगे। आर पी का टोटल हमारे पास है 1/R1, हमें पता है 10 ओम। तो 1/30 + 1/10। इसको हमें कैसे जोड़ना है? जैसे हम मैथ्स में एलसीएम लेके जोड़ते हैं। 30 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 30। और 30 का जब एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम 30 आएगा, तो इनको हम जोड़ लेंगे। 30 एकम 30, 1 + 3 4/30। ये है आपका 1/R क्यू, यानी टोटल प्रतिरोध। 1/R क्यू बराबर 4/30। तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 30/4 अर्थात 7.5। 30 को जब हम 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 7.5। ये आपका 30 है और इसको आप 4 से भाग दे देंगे। 4 सत्ते 28 है, बचा 2, 2 में भाग नहीं जाता, हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे और 4 पंजे 20। तो ये कितना आ गया? 7.5 ओम। तो प्रतिरोध कुल कितना आया? 7.5 ओम। अब इस परिपथ में कुल विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो जो हमें विद्युत धारा ज्ञात करनी है, विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे? ओम्स लॉ से V = IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। V की वैल्यू आपको दी हुई है 7.5 विभव, और R की वैल्यू आपने निकाली है 7.5। तो 7.5/7.5 दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दृष्टि बाधित छात्रों के लिए था, मगर आप भी इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख कर करें, ताकि आपको अगर बोर्ड में ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो उसका आंसर आप निकाल पाएँ। एक विद्युत परिपथ में 3 ओम के 4 समान प्रतिरोधकों को विभिन्न संयोजनों में व्यवस्थित किया गया, जिसमें R1, R2, R3 पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में है। और जो इस परिपथ में आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आधी लाइन छूट गई है बच्चों, जो R4 के साथ यहाँ पर आपको क्या लिखना है? R4 के साथ श्रेणी क्रम में लगे हैं, ये श्रेणी क्रम में। तो R4 श्रेणी क्रम में है, लगे हैं। तो R4 श्रेणी क्रम में है, R1, R2, R3 पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है इस परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो पहले 3 समांतर या पार्श्व क्रम में, तो हम पहले 3 जोड़ेंगे। तो हमने उसको 1/, करके, क्योंकि पार्श्व क्रम में जब कोई या समांतर क्रम में लगे होते हैं तो हम 1/R करके जोड़ते हैं जितने भी प्रतिरोध होते हैं। तो 1/ हमने RP मान लिया। 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 1/3 प्रतिरोधक की वैल्यू कितनी दी थी? प्रतिरोध की 3 ओम। तो 1/3, 1/3, 1/3, 3 इनका वो एलसीएम आएगा। और इसको जब हम पहाड़े से, जैसे मैथ्स में आप एलसीएम निकाल के जोड़ेंगे तो 3/3 बराबर कितना आ जाएगा? 1 ओम। अब ये आरपी की 3 ओम की तो ये वैल्यू आ गई। चौथा ओम कैसे जुड़ा है? तो चौथे ओम को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है? उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में हमें बटे में नहीं करना होता, और हम 1 ओम जो हमारा आंसर है उसको
3 ओम के साथ श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल आंसर? कुल प्रतिरोध आएगा 4 ओम। तो 4 ओम कुल प्रतिरोध आ जाएगा। अब इसी का बी पार्ट है। इस परिपथ में यदि 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हो तो परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। आपने क्या निकाला है यहाँ पे? 4 ओम। आर की वैल्यू निकाल ली है तो आर की वैल्यू 4 ओम है। वी आपको 12 वोल्ट दिया है। आई निकालना है। आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ये हम फॉर्मूला किससे ड्राइव कर रहे हैं? वी इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ है तो इससे हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। आई बराबर वी अपॉन आर। तो वी की वैल्यू 12 और आर की वैल्यू 4 तो ये कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर धारा आ जाएगी। बच्चों अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाने के लिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो यहाँ पर चित्र बनाएं। ये चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक या बुक में भी बना हुआ है। आप बनाने का अभ्यास कीजिए। और चित्र हमेशा कैसे होने चाहिए बच्चों? नामांकित या लेबल डायग्राम होने चाहिए। तो इनके आपको नाम लिखने, नाम पता होने चाहिए। चित्र सुंदर बना है या कम सुंदर बना है इससे मार्क्स नहीं कटते। खाली आपका लेबल डायग्राम होता है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। या इसी का या क्वेश्चन था। अगर चित्र नहीं बनाना है तो गर्भ निरोधन विधियों को अपनाने के किन्हीं 2 कारणों की सूची बनानी है। आपको बताना था कि गर्भ निरोधन विधियां क्यों अपनाई जाती हैं। 2 कारण लिखने हैं। तो सबसे पहले गर्भ निरोधन विधि गर्भ को रोकने के लिए। तो गर्भ को क्यों रोका जाता है? इसके क्या कारण हैं? नंबर 1 जनसंख्या नियंत्रण के लिए। अगर जनसंख्या को नियंत्रण करना है तो हमें गर्भ निरोधन की विधियों को अपनाना होगा। और नंबर 2 माँ और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के बीच उचित अंतर रखने के लिए। बच्चों के बीच उचित अंतर रखने से क्या होता है? माँ और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो उस अंतर को बनाए रखने के लिए गर्भ निरोधन की विधियों को अपनाया जाता है। तो ये 2 कारण हैं। आप इसके अलावा कोई और कारण भी आपको समझ में आता है तो वो लिख सकते हैं। आपकी बुक्स में और भी कारण इसके दिए हुए हैं। बी पार्ट है इसका। क्या कॉपर टी के उपयोगकर्ता को एसटीडी से सुरक्षा प्रदान करने में मदद कर सकती हैं? कॉपर टी का उपयोग। कॉपर टी एक गर्भ निरोधन की विधि है बच्चों। और एसटीडी क्या होती है? एसटीडी होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो लैंगिक रूप से लैंगिक संपर्क द्वारा फैलने वाली बीमारियां। तो एसटीडी वो बीमारियां होती हैं जो लैंगिक संपर्क से फैलती हैं। तो आपसे पूछा गया है क्या कॉपर टी का उपयोग करने से एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ों से सुरक्षा प्रदान करने में कॉपर टी मदद करती है? इसका आंसर है नहीं। कॉपर टी सिर्फ गर्भ निरोधन में मदद करती है, एसटीडी को फैलने से या एसटीडी से सुरक्षा प्रदान नहीं करती। तो कॉपर टी का प्रयोग एसटीडी से सुरक्षा प्रदान नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है। एक्स व वाई एक ही समजातीय श्रेणी के कार्बन यौगिक हैं जिनका क्वथनांक तालिका में दिया गया है। आपसे पूछा गया है इनमें से किसके अणु का आणविक द्रव्यमान अधिक होगा। आपको यहाँ पर 2 बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक्स का और वाई का। ये दोनों एक ही समजातीय श्रेणी में। तो बच्चों जैसे जैसे हम समजातीय श्रेणी में आगे बढ़ते हैं अर्थात अधिक आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक आते हैं तो उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, गलनांक और क्वथनांक है, बढ़ते जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है इनमें से किसके अणु का आणविक द्रव्यमान अधिक होगा। आंसर 1 का आंसर आएगा वाई का आणविक द्रव्यमान अधिक होगा, क्योंकि किसी भी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान के बढ़ने पर गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो जिसका क्वथनांक ज़्यादा है उसका आणविक द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा। बी में आपसे पूछा है एक ही समजातीय श्रेणी के यौगिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि ये पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। आपसे पूछा गया था बी में क्या इनके रासायनिक गुण समान होंगे या भिन्न, क्यों? तो एक ही समजातीय श्रेणी के जो सदस्य होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं बच्चों। क्यों समान होते हैं? क्योंकि ये पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। उसमें जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है या प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा होता है या डबल बॉन्ड होती है या सिंगल बॉन्ड होती है, उसी तरह के गुण इनके द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो
उनका समजातीय श्रेणी में सभी यौगिकों के फंक्शनल ग्रुप एक ही होते हैं, एक ही समजातीय श्रेणी में। दूसरी समजातीय श्रेणी में अलग होते हैं। तो एक ही समजातीय श्रेणी के यौगिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। बी में आपसे पूछा गया है एल्केन वाली समजातीय श्रेणी के प्रथम दो सदस्यों के रासायनिक सूत्र। बच्चों एल्केन, एल्केन का मतलब है ये सिंगल बॉन्ड वाली समजातीय श्रेणी है, इसमें एकल बंध सहसंयोजक बंध होना चाहिए। इसके नाम से जाहिर है के एन लगा है। तो एल्केन में पहला मेंबर होता है मीथेन और दूसरा होता है एथेन। इसका नाम क्या है? मीथेन। फॉर्मूला CH4 C2H6, ये एथेन होता है। इसका फॉर्मूला C2H6 है। ये एक ही समजातीय श्रेणी एल्केन के सदस्य हैं, पहले और दूसरे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है एक तत्व जेड की परमाणु संख्या 16 है, बताइए इसके परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको क्या दी है? एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, परमाणु संख्या 16 दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों को बांटेंगे। 2 8 6, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी? 6। इसके बाद पूछा गया इसकी संयोजकता कितनी होगी। संयोजकता हम कैसे निकालेंगे? अगर 4 से ज़्यादा संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात बाहरी कक्षा में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी तत्व की, तो 8 में से माइनस करके उसकी संयोजकता निकाली जाती है। तो इसमें बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 6 इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 8 में से माइनस कर देंगे, 8 - 6, तो इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी? 2। थर्ड में आपसे पूछा गया है आवर्त सारणी में इसका समूह और आवर्त संख्या बताइए। आवर्त सारणी में इसी तत्व का आपको समूह बताना है और आवर्त। समूह कौन सा आएगा? जो उसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर 16 है, तो समूह 16 के सदस्य हैं ये। और आवर्त कौन सा आएगा? इसमें जितनी कक्षाएं होती हैं। तो इसमें कक्षाएं कितनी हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देखिए 2 8 6, 3 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को बांटा है। तो आवर्त किससे आता है? कक्षाओं की संख्या से। तो कितने हैं आवर्त? आवर्त कौन सा आएगा? तीसरा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन 3 कक्षाओं में है। अगर 2 कक्षाओं में होते तो आवर्त दूसरा आता, अगर एक ही कक्षा होती तो आवर्त पहला आता। तो आवर्त का नंबर हम कैसे निकालते हैं? कक्षाओं के नंबर से, और समूह का नंबर उसकी परमाणु संख्या से। इसकी परमाणु संख्या 16 है, तो समूह लॉन्ग फॉर्म में ये 16वें समूह में रखे गए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है वह एक अधातु है या धातु। तो ये सल्फर जो है ये एक अधातु है। धातुओं में बाहरी कक्षा में धातु और अधातु की अगर आपको पहचान करनी है बच्चों, तो धातुओं में बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में अगर 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो अधातु होगी बच्चों। तो यहाँ पर बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6। तो ये क्या होगी? अधातु। तो इसको आप लिखिए अधातु है। और तत्व का नाम पूछा है आपको 1 से 20 तक परमाणु संख्या के अनुसार तत्वों के नाम याद होने चाहिए। जिसकी परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर 16 होता है वो तत्व कौन सा होता है? सल्फर। तो आंसर क्या आएगा? सल्फर। क्वेश्चन नंबर 13 दिए गए जलीय पारितंत्र में एक आहार श्रृंखला का अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको एक आहार श्रृंखला बनाई गई है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं? इस आहार श्रृंखला में तीर के निशान क्या दर्शाते हैं? तीर के निशान बच्चों ऊर्जा का प्रवाह दर्शाते हैं, और क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशिक। तो ये क्या शो कर रहे हैं? तीर के निशान दर्शाते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, और तीर ऊर्जा का प्रवाह को दर्शा रहा है जो एक दिशिक होता है। क्वेश्चन बी में आपसे पूछा गया है एक्स व वाई स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध है। यहाँ पर आप देखिए पादप प्लवक जो होते हैं वो उनके पास 2000 किलो जूल ऊर्जा है। आपको ये नियम पता होना चाहिए कि जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो खाली 10% ऊर्जा जो है वो आगे के पोषी स्तर पर पहुंचती है। पहुंचने वाली जो ऊर्जा है उसका 10% आगे पहुंचता है, और जो जितनी ऊर्जा यहाँ पहुंची है तो इसका 10% उससे आगे वाले में पहुंचेगा, उससे आगे वाले में उसका 10%, यानी हर टाइम
हर पोषी स्तर पर 10% ऊर्जा आगे जाती है, बाकी अपचयित हो जाती है। तो यहाँ पर आपको 2000 kg दिया है, तो इस 2000 kg का आपको 10% निकालना है। तो 2000 kg का किलो जूल का आप क्या निकालेंगे? 10%। 10% हम कैसे निकालेंगे बच्चों? 10% हम निकालेंगे 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10 बटे में 100, ये 10% आ गया। तो पहले पोषी स्तर पर 200 किलो जूल जाएगी और y पर मतलब अगले पर अब 200 का हम क्या निकालेंगे? 10%। तो 200 का 10% 200 गुणा में 10 बटे 100, तो कितनी आ जाएगी? 20 kg। तो x में कितनी जा रही है ऊर्जा? 200 किलो जूल, और y में कितनी जाएगी? 20 किलो जूल। ये 10% ऊर्जा का रूल होता है, नियम है। प्रत्येक पोषी स्तर से 10% ऊर्जा अगले पोषी स्तर पर स्थानांतरित होती है या पहुंचती है। तो ये आपको ऐसे निकालना है। सी में आपसे पूछा गया है अजैव रसायनों का संचयन या आवर्धन किस स्तर पर सबसे अधिकतम होगा और क्यों? बच्चों, जो अजैव रसायन हैं या रासायनिक पदार्थ हैं वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ट्रांसफर होते जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं और अंत में उच्चतम पोषी स्तर में जमा हो जाते हैं। तो आपसे पूछा है अजैव रसायनों का संचयन किस स्तर पर सबसे अधिक होगा? तो उच्चतम पोषी स्तर पर सबसे अधिक होगा। यहाँ पर अजैव रसायनों का संचयन धीरे धीरे प्रत्येक पोषी स्तर में बढ़ता जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन कहते हैं। तो जैविक आवर्धन के कारण अजैव रसायनों का सबसे अधिक संचयन उच्चतम पोषी स्तर पर होगा। यहाँ जो आपको श्रृंखला दी हुई थी उसमें उच्चतम पोषी स्तर क्या था? लास्ट वाला, बड़ी मछली। तो सबसे ज़्यादा अजैव रसायनों का संचयन बड़ी मछली में होगा या उच्चतम पोषी स्तर पर होगा। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा जैविक आवर्धन के कारण होता है, क्योंकि अजैव रासायनिक जो पदार्थ हैं वो उनका संचयन हर पोषी स्तर पर बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दृष्टि बाधित छात्रों के लिए था। किसी पारितंत्र में अपमार्जकों के क्या कार्य हैं? ये आपसे भी जनरली बहुत आता है ये क्वेश्चन बच्चों, कि अपमार्जक का क्या कार्य है। अपमार्जक क्या होते हैं? सफाई एजेंट जो चीज़ों को अपघटित करते हैं उन्हें अपमार्जक कहते हैं। तो अपमार्जकों का क्या कार्य है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं और इस प्रकार अपमार्जक वातावरण में एक संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। जैसे फफूंदी या जीवाणु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, इस ये अपमार्जक कहलाते हैं, फफूंदी और जीवाणु। अब आपसे पूछा था किन्हीं दो तरीकों को बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अजैव निम्नीकरणीय जो लंबे समय तक अपघटित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक। तो ये पर्यावरण को प्रभावित कैसे करते हैं बच्चों? नंबर 1, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वातावरण को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि इनको जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं। ये वातावरण को या पर्यावरण आप लिख सकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। दूसरा, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जल प्रदूषण करते हैं। अगर जल में जाएंगे तो ये जल प्रदूषण करेंगे, और इसके अलावा अगर मिट्टी में पड़े रहेंगे तो ये भूमि प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो आप दो प्रभाव लिख सकते हैं इनके। अब आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 14, जीन के वंशानुगत क्रम का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग में एक छात्र ने मटर के लंबे पौधे टी हमने इनके पौधों का युग्मक का नाम लिखा है। टी यानी प्रभावी गुण को मटर के छोटे पौधे स्मॉल टी लेना है, ये अप्रभावी गुण है, के साथ संक्रमित कराया गया, जिससे F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधों की संतति प्राप्त हुई। सारे पौधे F1 पीढ़ी में कैसे प्राप्त हुए? लंबे। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा है F1 पीढ़ी के सभी संतति पौधे लंबे ही क्यों उत्पन्न हुए? कारण बताइए। लंबे क्यों बने? क्योंकि लंबा जो गुण था पौधे के, लंबे वाला जो गुण था वो प्रभावी गुण था। तो F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? हमें प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, क्योंकि लंबा प्रभावी लक्षण है, इसलिए F1 पीढ़ी में सभी संतति पौधे लंबे उत्पन्न हुए। F1 पीढ़ी में आपको प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, ये मेंडेल का नियम है। बी, F1 पीढ़ी के सभी संतति पौधों में जीन किस प्रकार का होगा? बच्चों, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक उसका जीन होता है और एक को हम कहते हैं फिनोटाइप, एक को जीनोटाइप। जीनोटाइप में आपको जीन लिखना होता है, यानी उसमें कैपिटल टी, स्मॉल टी या जो भी आपने लिए हैं युग्मक वो कैसे आएंगे, और फिनोटाइप वो दिखाई कैसा देगा जो गुण लिए गए हैं उसमें,
प्रभावी लक्षण कितना दिखाई दे रहा है, अप्रभावी लक्षण कितना दिखाई दे रहा है। तो जब लंबे पौधे को हम बौने पौधे से संक्रमण कराते हैं, इसका क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में हमें कैसे पौधे प्राप्त करते हैं, ये आपको एक बॉक्स बना के दिखाना पड़ेगा। ऊपर हमने प्रभावी लक्षण लिया है और नीचे हमने क्या ले लिया है, साइड में ये वाला लक्षण क्या है, अप्रभावी। और ये वाले जो टी हैं ये युग्मक कैसा है, प्रभावी है। तो जब हम इसको क्रॉस कराते हैं तो जो बॉक्स बनाने आपको 4 बॉक्स भरने के लिए जब हम किसी बॉक्स को भरते हैं तो बच्चों एक ऊपर से आता है और एक साइड वाले से आएगा। तो टी टी इसमें ये ऊपर से आया, टी टी इसमें ये वाला ऊपर से आया है और टी ये वाला साइड से, तो टी टी। तो जीन सारे कैसे बने, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, मगर दिखाई देने में सारे पौधे कैसे हैं, लंबे हैं, क्योंकि लंबा टी जो है टॉल वाला, कैपिटल टी जो है प्रभावी है। तो हमें पौधे दिखाई देते हैं लंबे, मगर इनकी जीनोटाइप पूछा जाएगा तो इनकी जीन कैसी है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी। तो जीनोटाइप आप क्या लिखेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। चारों पौधे लंबे बनते हैं F1 पीढ़ी में, क्योंकि लंबा वाला गुण जो है वो प्रभावी है। सी पार्ट में आपसे पूछा गया है, जब F1 पीढ़ी के संतति पौधों को स्वपरागित किया गया तो F2 पीढ़ी में कुल 600 पौधे प्राप्त हुए। इस पीढ़ी के फिनोटाइप अनुपात के अनुसार पौधों की संख्या बताइए। कैसे दिखाई देते थे वो पौधे, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो F1 पीढ़ी में हमें टी और टी प्राप्त हुए थे उसको उनको क्रॉस कराया, संक्रमण कराया। तो एक हमने लिया यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा पौधा भी वैसा ही लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा और यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। आप बॉक्स को फिल कर लीजिए। इस वाले बॉक्स में ये ऊपर से कैपिटल टी और ये वाला भी कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी आ गए। सेकंड वाले बॉक्स में ये कैपिटल टी और ये ऊपर से स्मॉल टी, तो स्मॉल टी और कैपिटल टी आ गए। थर्ड बॉक्स में ऊपर से कैपिटल टी आया और साइड से स्मॉल टी आया, तो टी और टी आ गए। और चौथे में इधर से स्मॉल टी और इधर से स्मॉल टी आया। तो दिखाई देने में ये पौधे कैसे थे, जिनमें कैपिटल टी एक प्रभावी लक्षण आया है, वो सभी लंबे थे। तो दिखाई देने में 3 पौधे क्या थे आपके, लंबे, और एक पौधा कैसा था आपका, बौना। दिखाई देने में ये थे पौधे। 3:1 का अनुपात था इनमें फिनोटाइप में। अगर आपसे जीनोटाइप पूछा जाता तो ये अनुपात कितना आता बच्चों, एक का जीन आता टी टी, दूसरे 2 एक से जीन के हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये आते 2 पौधे और एक बिल्कुल अलग है, वो है बौना पौधा, वो है स्मॉल टी दोनों। तो ये जीन के अनुसार है। फिनो यानी दिखाई देने में, इनमें जब दिखाई देगा तो 3 लंबे पौधे दिखाई देंगे और एक बौना, तो फिनोटाइप अनुपात 3:1 आएगा। और जीनोटाइप आपसे पूछा नहीं है, अगर जीनोटाइप पूछा जाए तो 1:2:1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी इसी क्वेश्चन का जो बचा हुआ भाग था, 600 पौधे थे, तो 600 पौधे में से आपके 3, अगर वो 4 पौधे हैं तो 4 में से 3 पौधे लंबे पौधे थे और 4 में से एक पौधा बौना था। तो हमें 600 का 3/4 और 600 का 1/4 निकालना होगा। 600 गुणा 3/4 करेंगे तो 450 आएगा और 600 गुणा 1/4 करेंगे, क्योंकि 4 में से एक पौधा बौना था तो हम 1/4 कर देंगे, तो 150 पौधे कैसे बने, बौने, और 450 कैसे बने, लंबे। ये हैं कुल पौधे 600 पौधे। तो दोनों का वो अनुपात निकालना होगा जो फिनोटाइप में हमें मिला है। इसी का सी पार्ट था बच्चों, नहीं इसी का और यानी या वाला पार्ट था, जब F1 संतति के पौधों को बौने मटर के पौधों टी के साथ पर परागित कराया गया तो उत्पन्न पौधों का अपेक्षित फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों लिखने। तो F1 संतति के पौधों को, F1 का क्या था, F1 का कैपिटल टी और स्मॉल टी था जीनोटाइप। और अब हमें किससे पर परागण कराना है, पूरे बौने पौधे से, जिसका क्या होता है, जिसका जो युग्मक होता है वो कैसा होता है, उसका युग्मक होता है स्मॉल टी, ये बौना हो गया। तो ये बौना पौधा है, हमने लिया है स्मॉल टी, और ये F1 पीढ़ी का है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। जब इन दोनों का हम क्रॉस कराएंगे
तो 4 बॉक्स बना के हम कैसे भरेंगे, ऊपर से कैपिटल टी और साइड से स्मॉल टी, ये आ गया। इस नीचे वाले में ये ऊपर से कैपिटल टी और साइड से स्मॉल टी, तो ये टी और टी आ गया। जब हम इस बॉक्स को भरेंगे तो ऊपर से स्मॉल टी आएगा और यहाँ से भी स्मॉल टी आ रहा है, तो यहाँ वाला भी दोनों स्मॉल टी आ गए। इस वाले को भरने के लिए ऊपर से स्मॉल टी और यहाँ से भी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी आ गए। तो फिनोटाइप जो रेशो आएगी वो कैसे आएगी, 2 पौधे लंबे और 2 पौधे बौने आएंगे। जबकि जीनोटाइप कैसा आएगा, जीनोटाइप भी इनका एक सा आएगा। जो लंबे पौधों का जीन है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, जबकि बौने पौधों का जीन टी और टी दोनों स्मॉल हैं। तो ये दोनों 50-50% आएंगे, अर्थात 50% पौधे लंबे होंगे और 50% पौधे बौने होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट, ऐसे 2 उपकरणों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। बच्चों, हमारे घरों में उपयोग होने वाले बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, इसके अलावा आपके पंखे, इसके अलावा वो क्या कहते हैं उनको, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर जो हमारे घरों में रोज़ यूज़ करते हैं हम, उन सभी में क्या यूज़ करते हैं हम, विद्युत मोटर। MP3 प्लेयर आदि सभी में हम विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। आप कोई 2 लिख सकते हैं। बी में आपसे पूछा गया है, कुंडली की BC भुजा में प्रवाहित विद्युत धारा टर्निंग फोर्स घुमाने में योगदान क्यों नहीं करती, क्योंकि भुजा BC चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने के कारण टर्निंग फोर्स को घुमाने में योगदान नहीं करती। सी पार्ट में आपसे पूछा गया है, दी गई स्थिति में कुंडली की भुजा AB और CD पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। जब हम कुंडली की भुजा AB और CD पर लगने वाले बल की दिशा निकालेंगे तो हम किस नियम के अनुसार निकालेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल या वाम हस्त नियम के अनुसार निकालेंगे। तो भुजा BC नीचे की ओर और भुजा CD ऊपर की ओर बल लगाएगी। इसी का या वाला या और वाला क्वेश्चन था आपका, मोटर में किया जा सकने वाले 2 परिवर्तन बताइए जिनसे कुंडली में घूमने की दर को बढ़ाया जा सकता है। तो घूमने की दर को, कुंडली के घूमने की दर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाकर। अगर हम फेरों की संख्या को बढ़ाएंगे तो कुंडली तेजी से घूमेगी। इसके अलावा अगर हम विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तब भी क्या होगा, कुंडली घूमने की दर बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कुंडली के घूमने की दर को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दृष्टिबाधित छात्रों के लिए था, जिसे आपको भी करना चाहिए। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छी प्रिपरेशन है। ऐसे 2 उपकरणों के नाम बताइए जिसमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। आप कोई भी 2 लिखिए, विद्युत पंखे, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, सभी में क्या उपयोग होते हैं, विद्युत मोटर। तो कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं। बी, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ये इसका सिद्धांत है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सी में आपसे पूछा था विभक्त वलय और वृष का एक कार्य लिखिए। विभक्त वलय क्या करता है, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। तो विभक्त वलय विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है। ब्रश क्या कार्य करता है, ब्रश कुंडली में विद्युत धारा की आपूर्ति को बनाए रखने का कार्य करता है। इसी का या में एक क्वेश्चन था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती। बच्चों, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इन्हें भी आप लिखकर याद करें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी काटना, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती। यदि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दिक् सूचक को रखने पर, वो कंपास जो होता है, दिक् सूचक सुई जो मैग्नेटिक नीडल होती है जिसको हम दिक् सूचक कहते हैं, दिक् सूचक को रखने पर उसकी सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ये मुख्य कारण है उसका। आप आराम से लिखिए और क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए याद कीजिए, न्यूमेरिकल्स को करके अभ्यास कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।